ये लॉजी है, स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी। इसमें मानने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें जानने जैसा कुछ होना चाहिए। ये टोटल 18 विद्या बनती है। इन्हीं 18 विद्याओं में से एक आयुर्वेद है जिसे मान्यता प्राप्त है। एक ज्योतिष है जो वेदांग में आता है, वेद का अंग। उसके लिए वेद में ये तक कहा गया है, ज्योतिषम वेद चक्षुरस्तु, मतलब ज्योतिष वेद के चक्षु है, नेत्र है। एक तरफ हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ज्योतिष नहीं है। दोनों चीजें एक ही जगह मेंशन, एक वेदांग में है, एक उपांग में है। आप ये तक देखिए कि जो महाभारत हुई उसमें जो दो मेन वॉरिंग पार्टीज थी, कौरवास एंड पांडवास, उन दोनों के बायोलॉजिकल ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? महर्षि पराशर जी, जो कि जनक माने जाते हैं ज्योतिष के। सर्जरी वगैरह जो फुल मून के आसपास होती है उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होने का चांस रहता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज न्यू मून और फुल मून के आसपास ज्यादा होनी। बिना सोचे समझे डेली हॉरोस्कोप पढ़ने वाले भी बहुत हैं। डेली हॉरोस्कोप पढ़ने वाले भी उसको मानते भी हैं और उसको नॉट जस्टिफाई वाली टोन में भी रख लेते हैं कि यार ऐसा थोड़ी होगा कि आज हम मेरा बुरा दिन लिखा है तो जरूर थोड़ी सबक वेरियस का बुरा दिन नहीं होगा। विद्या का बाजारीकरण है। केवलमैन नहीं मान रहेगा, आदिमानव नहीं जानना चाहता आपके बारे में, ना जाने। लॉस किसका है? उस आदिमानव का ही है। आयुर्वेद से जुड़े बहुत बड़े बाबा हैं, गुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे भी सुर्खियों में वो दिन। वो सीधा मंच पे बोलते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये पाखंड है, ये ढोंग है। वेद का एक पार्ट पे उनका चल रहा है काम, वेद के दूसरे पार्ट को वो डिनाई कर रहे हैं। तो हेलो नवदीप सर, स्वागत है आपका एस्ट्रो जीपीटी पॉडकास्ट में। थैंक यू प्रणव, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। जैसा कि हमने पहले बात की थी तो मेरे अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि जितना मुझे पता चला अभी आपसे मिलके तो आपको 16 इयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में एंड यू आर क्वाइट यंग। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इंटरेस्ट कहाँ से आया? बिकॉज आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हो आप। तो where it all began? मुझे छोटे होते एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था। बहुत छोटे होते when I was in school, 8th और 9th grade। जैसे बच्चे को होता है, हम रात को कभी छत पे सो जाते हैं घर में, ऊपर स्टार्स देखते हैं, वो सब उस तरह का शौक। तो मेरे को क्यूरियस रहता था मैं उन चीज़ों के लिए, हेवनली बॉडीज और इनको लेके क्यूरियस अबाउट स्काई इन जनरल, जैसे कई बच्चे होते हैं। तो मैं उनके बारे में पढ़ना पसंद करता था, जहाँ कुछ भी लिटरेचर मिल जाता था या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम इतना नेट नहीं होता था इस तरह से। तो वो पढ़ते पढ़ते कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी मेरे हाथ लगे, जहाँ मुझे वैदिक एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता लगा। तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन था उस चीज़ का, और वहाँ मैं कह सकता हूँ वो सीड था एस्ट्रोलॉजी में आने का। तो बेसिकली 8th और 9th में स्टार्ट हुआ सब कुछ एस्ट्रोनॉमी में, फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप गए। बिल्कुल। बट एस्ट्रोलॉजी को जो लोग आजकल समझते हैं वो ऐसा होता है कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है या फिर ये तो जादू है। तो मेरी जितनी अभी आपसे बात हुई तो उसमें इट वाज लाइक यार कैलकुलेशन होती है और लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग सही ज्ञान लेके कर सकते हैं, ये आपका कहना था। तो मैं एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए चीज वापस आना चाहूँगा कि क्या ये चीज कितनी प्रतिशत सही होती है और कितनी प्रतिशत सही नहीं होती है? सर, एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, वन इज मैथमेटिकल पार्ट एंड द अदर इज प्रेडिक्टिव पार्ट। गणित और फलित दो चीजों से मिलके ज्योतिष बनती है। तो जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है दैट इज एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि पहले हम जब ये लिखी गई थी ज्योतिष, तब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग नहीं थे। तो उसी में क्योंकि गणित पार्ट था, कैलकुलेशंस जरूरी हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, तो एस्ट्रोनॉमी सारी उसमें कवर हो जाती थी। बट फिर उन कैलकुलेशंस का इफेक्ट इंसान के ऊपर क्या आ रहा है इस धरती पे, वो प्रेडिक्टिव पार्ट में आता है। अब वो सही या गलत जो है, ये देखिए दुर्भाग्यवश इसमें बहुत रिसर्च नहीं हुई। मुझे लगता है किसी भी और साइंस की तरह इसको भी डेटा साइंस की तरह लिया जाना चाहिए था, कि हम कोई पर्टिकुलर जैसे कॉम्बिनेशन है उसको हम अप्लाई कर करके देखें कि कितने लोगों पे ठीक जा रहा है, कहाँ गलत हो रहा है अगर हो रहा है तो। हालांकि हमारी खुद की भी रिसर्चेस हैं इसमें, जो कि अभी मैं आपको भी बताऊंगा, व्यूअर्स के लिए भी बताऊंगा, तो मोर देन 80% वो चीज़ ठीक जाएगी।
पर आप बोलेंगे फिर 20% का स्कोप क्यों छोड़ा अगर वो साइंस है तो, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा है। तो द अमाउंट ऑफ डेटा इतना ज्यादा है शायद कि उसे स्टडी कर पाना एक बार में बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लें तो। देखिए फिजिक्स किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आप रॉकेट बनाने में भी योगदान देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है सब्जेक्ट पे। तो सर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जैसे मैं हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी होती है ये बात पता चल गई, लेकिन मैं मानूंगा उससे मेरा क्या एडवांटेज है, मैं नहीं मानूंगा तो मैं एम आई लैकिंग समवेयर, या फिर क्या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मानते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो नहीं मानते। तो क्या डिफरेंस है कि क्या क्या फर्क पड़ेगा एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ में अगर वो एस्ट्रोलॉजी को मानता है, जानता है? या फिर एक थर्ड ऑप्शन बहुत ज्यादा आजकल चर्चा होती है इस पे कि यार डर लगता है कि कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इससे पहले मैं आपकी एक बात का और जवाब देना चाहूंगा, जो आप मानता है और जानता है, आपने जो शब्द यूज किए ये तो अपने आप में मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं शब्द, क्योंकि मुझे लगता है मानना या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर किसी की प्रॉपर स्टडी है, ये लॉजी है, स्टडी है ये एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें मानने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें जानने जैसा कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास उसके प्रमाण होने चाहिए, ठीक बात है। अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आई कहाँ से ज्योतिष। देखिए हम भारतीय संस्कृति की जब बात करें तो यहाँ पे वेदों का बहुत महत्व है। तो वेदों में से कई ऐसी चीजें हैं जो आज चलती है, जिनको मान्यता प्राप्त है। आप वेद में देखिए हमारे, जैसे मैं आपको मधुसूदन सरस्वती जी का प्रस्थान वेद का रेफरेंस देते हुए बता रहा हूँ कि कुल वेद 4 होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर 6 वेदांग होते हैं, फिर 4 उपांग होते हैं, फिर 4 उपवेद होते हैं। ये जो 4 उपवेद हैं इनमें से एक आयुर्वेद होता है। उस आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त है, वो कॉलेजेस में भी है आज के टाइम पे। और पर उसी जब हम ये टोटल आप देखेंगे ना, ये वेद उपवेद उपांग वेदांग, ये टोटल 18 विद्या बनती है। इनको अष्टादश विद्या बोला जाता है। तो इन्हीं 18 विद्याओं में से एक आयुर्वेद है जिसे मान्यता प्राप्त है। एक ज्योतिष है जो वेदांग में आती है, वेद का अंग। वेद उसके लिए वेद में ये तक कहा गया है, ज्योतिषम वेद चक्षरस्तु, मतलब ज्योतिष वेद के चक्षु है, नेत्र है। आप देखिए, और ज्योतिष वर्ड का नामकरण भी ऐसे ही हुआ है। ज्योतिष वर्ड ज्योत प्लस ईश वर्ड से मिलकर बना है, वह ज्योति जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए। ज्योति, विजन, द परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ is astrology, how you see things. Okay. तो अब यहाँ तो हम ये बोल दें कि वेद नहीं है, तब हम एक ये वैलिड पॉइंट दे सकते हैं कि ज्योतिष नहीं है। और अब आयुर्वेद मान रहे, वहाँ वो नहीं मान रहे। अब आप देखिए उपांग जो आते हैं इसमें, 18 जो विद्या है वेद की, उसमें उपांग जो आते हैं 4, उनमें से एक आता है पुराण, उसमें आते हैं धर्मशास्त्र, उसमें आता है धर्मशास्त्र में महाभारत रामायण उसमें आती है। अब यहाँ तो हम बोलते हैं महाभारत नहीं हुई थी, और अगर हम ये बोलते हैं महाभारत नहीं हुई थी तो हम बोल रहे वेद नहीं थे। और अगर हम ये दोनों भी चीज मान रहे हैं कि महाभारत थी वेद भी नहीं होते, तो हम डिनाई कर रहे हैं कि फिर कृष्ण जी भी नहीं थे। आप बात समझिए, एक तरफ हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ज्योतिष नहीं है। दोनों चीजें एक ही जगह मेंशन है, वेद में ही है दोनों चीजें, एक वेदांग में है, एक उपांग में है। अब आप ये तक देखिए कि जो महाभारत हुई उसमें जो 2 मेन वॉरिंग पार्टीज थी, कौरवास एंड द पांडवास, उन दोनों के बायोलॉजिकल ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? महर्षि पाराशर जी, जो कि जनक माने जाते हैं ज्योतिष के। पाराशरी एक ज्योतिषी, एग्जैक्टली, प्रसिद्ध पाराशर गोरा शास्त्री। उनका बहुत योगदान है, सिर्फ ज्योतिष में नहीं है उनका। आप हमारे स्क्रिप्चर्स में देखेंगे बहुत योगदान है उनका। एग्रीकल्चर पे उन्होंने कृषि पराश्रम करके लिखी है, उन्होंने पाराशर संहिता लिखी है जो कलयुग के लिए टेक्स्ट उन्होंने लिखा था। उन्होंने वृक्ष आयुर्वेदा लिखी है, द साइंस ऑफ लाइफ ऑफ ट्रीज, द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑन बॉटनी, उस टाइम पे उन्होंने लिखा है। उन्होंने बीपीएचएस भी लिखी है। उन्होंने विष्णु पुराण के भी स्पीकर है, वो मैत्रेय को
विष्णु पुराण उन्होंने बोल के बताई थी, तो उन्होंने ही बृहद पाराशर होरा शास्त्र भी लिखी है। अगर हम वो उनकी BPHS को डिनाई कर रहे हैं, जो कि होली बुक है हिंदू एस्ट्रोलॉजी की, अगर हम उसको डिनाई कर रहे हैं तो हम ये मना कर रहे हैं कि पाराशर जी यहाँ तो थे नहीं, और वो नहीं थे तो फिर महाभारत नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, बायोलॉजिकल ग्रेट ग्रैंडफादर थे कौरवास और पांडवास के, वो नहीं थे तो फिर महाभारत नहीं हो सकती, महाभारत नहीं तो कृष्ण जी नहीं हो सकते थे। हम सब कुछ डिनाई नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि हम सेलेक्टिवली चीजें पिक कर लें कि वी आर प्रेइंग अ फिगर फ्रॉम वेदास, है ना, बट वी आर डिनाइंग अदर थिंग्स इन वेदास, तो ऐसा सेलेक्टिवली नहीं कर सकते हम। लेकिन ये जो लोग हैं, जो मेरा थर्ड पॉइंट था डर वाला, उसके बारे में क्या पॉइंट होगा आपके? देखिए आप दो चीज होती है, हमको ना चीजें सिखाई जाती है कि भगवान पे भरोसा रखें, ठीक है। अब वो क्यों सिखाई जाती है, देखिए बहुत सोच समझ के ना पहले के लोगों ने बात कही है कि भगवान को इंट्रोड्यूस किया लाइफ में, क्योंकि आप देखिए कि दिमाग के पास अगर कुछ नहीं है ना, तो बायोलॉजिकली ऐसे डिजाइन है कि वो मोटे तौर पे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड बनाएगा, कुछ ना कुछ चाहिए उसको, तो या तो उसको डर दे दो या उसको भरोसा दे दो, फेथ दे दो। ऑब्वियसली फेथ इज बेटर ऑप्शन। आप कुछ नहीं देंगे तो वो डर में ले आएगा अपने अंदर। बट एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, इसलिए आप ये कह सकते हो यार कि फेथ दे दो, बट जिनको नहीं पता, हम ये मान रहे कि चल रहे हैं कि हमारे 98% यूजर्स को भी एस्ट्रोलॉजी का मेरे ही जितना नॉलेज होगा, तो उनके लिए तो ये ज्यादातर एक डर का कारण ही बन के रह जाती है, या फिर एक ऐसा कारण बन के रह जाती है कि यार इफ आई एम डूइंग समथिंग बिग, तब इसको देख लेते हैं कि ये साइंस कुछ गलत तरफ ना करा दे, कि मुहूर्त करना है तो सही मुहूर्त पे देख लो, भाई पंडित से पूछ लो। तो हमारे लिए तो ये डर वाला कारण है कि यार एडवांटेजेस से ज्यादा भय है, जैसे हिंदी में बोलते हैं। ये क्या, इस पे क्या टेक है आपके? देखिए अगर हम लॉजिकल नहीं होंगे ना, तो स्वाभाविक है फिर इस तरह की चीजें ना। अगर हम देखिए, हमको ये समझ आया कि इवन 10% ऑफ समथिंग इज राइट and rest is ambiguous for us, neither right nor wrong, then our reasoning mind says कि हमको बाकी जानने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। उस पर सीधा कंक्लूड नहीं कर देना चाहिए हमें कि नहीं है बाकी, ठीक है। तो हम अगर जानने की कोशिश करेंगे ना, तो डर अपने आप जाएगा। नॉलेज लिबरेट्स यू। किसी भी तरह की आप जब नॉलेज की बात करते हैं ना, ज्ञान की जब बात करते हैं, ज्ञान वास्तव में आपको लिबरेट करता है, ज्ञान आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। इवन ज्योतिष के बारे में ये बोला गया है, ज्योतिष शास्त्र तो यो वैस्याति परमाम गति, कि ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला ईश्वर को पाकर परम गति की तरफ बढ़ता है। अब ये सिर्फ ज्योतिष पे अप्लाई नहीं होता है, ये हर नॉलेज की तरफ होता है। आप एस्ट्रोनॉमी पढ़िए ना, आप फिजिक्स पढ़िए, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स पढ़िए, आपको समझ आएगा ना जब कि ब्रह्मांड की रचना में कितनी बारीकियां चाहिए, कि 0.0001% भी कुछ इधर से उधर हो गया ना, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा इम्पोर्टेंस किसी क्रिएटर का, आपको समझ आएगा कि हम कितने छोटे हैं। तब आप अपने आप आपका ना फेथ बढ़ेगा कहीं ना कहीं किसी सुप्रीम पावर में। तो वो नॉलेज आपको लिबरेट करती है, इसलिए जानना जरूरी है। मानना है ना मानना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बार वापस आपकी हिस्ट्री वाले सवाल पे वापस चलते हैं कि आपने एस्ट्रोलॉजी, चलिए आपको इंटरेस्ट आया होगा एस्ट्रोलॉजी करने का, क्या एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुख हुए आप। What is the path to get yourself feel knowledge about this as a subject, कि क्या पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की? जी देखिए, मेरा कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था। देयर वाज अ फनी इंसिडेंस। बचपन में बाय चांस घर वालों ने कुंडली बना ली, मेरे तो वैसे भी नहीं चलती थी। तो मैं मदर के कोई कलीग थे, वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, तो उन्होंने बना दी कुंडली, उनके कहने पे बनवा ली मदर ने। तो उसमें लिखा आया था एक लाइन, कुंडली में बस आज तक पढ़ी है, कि ये प्राय ज्योतिषी भी बन सकते हैं। ओके। तब उसको पढ़ के सब हंस रहे थे, मुझे मिला के मैं भी ऐसा था। बाद में वो चीज सही हो गई। तो मेरे पास कोई वो नहीं था कि पाथ नहीं था, कहाँ मूव करूं, कैसे मूव करूं। इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था उधर। एक इंस्टीट्यूट मिला मुझे, उसमें पढ़ाई होती थी।
हाइफाज लंदन से एफिलिएटेड था वो, तो वहाँ से फिर मैंने इसकी सिस्टमेटिक पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो मुझे देखिए, आपको ABCD ये सब है ना, आपको कोई सिखा सकता है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन, वो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो मैंने बेस वहाँ से क्लियर हुआ मेरा, सिस्टमेटिक पढ़ाई करके। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक लेमैन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एक ज्योतिषी एक चार्ट में क्या देखता है, वो संभावनाएं देखता है। हमारे कुछ व्यूअर्स शायद चार्ट के बारे में भी ना जानते हो, तो हम किस चार्ट की बात कर रहे हैं? ठीक है, देखिए हम देखते हैं, हम सबके घरों में कुंडली सी बनी होती है, तो वो 2D डायग्राम है। हम अगर धरती से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको इमेजिन किया गया है कि जब हम ऊपर देख रहे हैं तो ये राउंड जो बन रहा है, इमेजिनरी जो सर्कल है, ये 360 डिग्री का होगा, राउंड है तो उसको डिवाइड कर दिया गया 30 डिग्रीज में। वो हमारे ज़ोडिएक साइंस बन गए, राशियां बन गई। उसका 2D इम्प्रिंट हमने पेपर पे कर लिया। तो वो एक्चुअली चार्ट है कि ऊपर जो हेवनली बॉडीज है उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी रीडिंग है पूरी। अब यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि अर्थ से, या जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी हमारे स्टूडियो से, अगर आप मेरा चार्ट प्रिपेयर करोगे, XYZ कोई भी मेरी राशि हो, उस पे बाकी प्लैनेट्स का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कोई इंसान है ना, किसी सीजन में पर्टिकुलर पैदा होता है या अलग क्लाइमेटिक कंडीशन या ज्योग्राफी में पैदा होता है, तो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। हम कैरिबियन कंट्रीज की साइड देख लें, एक हम अपनी साइड देख लें, आपको इंसानों में फर्क दिख जाएगा, तो विजिबल फर्क दिखेगा आपको। हम वो छोड़िए, हम इंडिया में देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट, अब देख लीजिए डिफरेंस, ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, सीजन्स, इनकी वजह से इंसान में फर्क आ रहा है। तो जब हम किसी का चार्ट बनाते हैं तो उसमें टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी चाहिए होता है, क्योंकि कहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो सब चीजें भी चाहिए होती है ना। तो ऐसी सीजन्स ऑफ सोलर सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सुना होगा सन इन लिब्रा, सन इन जेमिनाई, ये सब चीजें हमने सुनी होती है, उसको भी हम सीजन्स की तरह कह सकते हैं। वैसे भी आप देखिए ना, सीजन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, ये कैसे काम कर रही है, हेवनली बॉडीज के थ्रू तो कर रही है। दिन रात भी धरती के घूमने से तो हो रहा है। तो उसी का तो फर्क है, हेवनली बॉडीज का जो सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कहाँ है, उसी से तो दिन रात हो रही है, सर्दी गर्मी सब इन्हीं मूवमेंट से तो हो रही है। तो ये सब मूवमेंट्स पहले से पता होते हैं उनको? हम तो उस वक्त का देख रहे हैं, लाइक मून का मूवमेंट कौन सी डेट पे या कौन से टाइम पे कहाँ होगा ये हमें पता होगा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके उस मून का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पता करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने मून की बात भी की ना, मून वैसे प्लैनेट नहीं है, उसको मॉडर्न साइंस सैटेलाइट बोलती है, बट ग्रह बोला गया उसको। ग्रह इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, ग्रह जो ग्रहण कर सके, ठीक है, इसलिए उसको ग्रह बोला गया, क्योंकि हम धरती पर इफेक्ट देख रहे हैं बाकी हेवनली बॉडीज का, इसलिए उसको भी ग्रह में काउंट किया गया क्योंकि नियरेस्ट है। तो अब आप देखिए कि जो टाइड्स आती हैं और ये सब, ये बहुत कॉमन आजकल बातें हैं, सबको पता है ये बात कि लो टाइड्स, हाई टाइड्स पे सन का क्या इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी में मेनली वाटर होता है। आप ये देख लीजिए, बहुत रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं इस पे कि सर्जरी वगैरह जो फुल मून के आसपास होती है उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस होने का चांस रहता है। कई साइकोलॉजी के भी आर्टिकल्स हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज न्यू मून और फुल मून के आसपास ज़्यादा होने का डेटा है उनके और पास। इसका कारण हमारा मेन कंपोजिशन ही वाटर है। जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, आप देखिए फर्क आता है इंसान की साइकोलॉजी में, फर्क आएगा ही आएगा। तो पता करते हैं नेक्स्ट फुल मून कब है। बिल्कुल, वो आप देखिएगा, आप बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी बात राशियों की भी हुई थी, तो एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि जैसे हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ में ही आजकल काफी ज्यादा दिखाया जाता है कि यार एक्वेरियस हो, एक्वेरियस के साथ एक्वेरियस का दिन ऐसा जाएगा, तो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने सारे एक्वेरियस होंगे, कितने सारे लिब्रा होंगे, तो इन सब के साथ सेम एक्टिविटी घटेगी उससे? पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? जी, मैं समझ गया। कम से कम चलिए, आप सोच रहे हैं ऐसा, बिना सोचे समझे डेली हॉरोस्कोप पढ़ने वाले भी बहुत हैं। डेली हॉरोस्कोप पढ़ने वाले भी उसको मानते भी हैं और उसको नॉट जस्टिफाई वाली टोन में भी रख लेते हैं कि यार ऐसा थोड़ी होगा कि हम आज हम मेरा बुरा दिन लिखा है तो जरूर थोड़ी सब एक्वेरियस का बुरा दिन ही होगा।
या फिर आज अगर मेरा कोई रिस्क अच्छा गया तो आई वुड बी लाइक कि अच्छा ठीक है मेरा दिन अच्छा जाएगा। हम ये बोल सकते हैं विद्या का बाजारीकरण है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। आपकी अगर दिन कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। उसके लिए आपके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे चार्ट के। सिर्फ आपके उस एक साइन से नहीं बोला जा सकता, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत जनरल बात है, वो जनरल है, वो उसको आप बट ऐसा वो फॉलो होगी नहीं, वो आप उसमें आप श्योरिटी नहीं दे सकते। सब्जेक्टिव मैटर है ये, आपको आपका चार्ट ही देखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो एक एक पैरामीटर हो गया कि आपका ज़ोडिएक साइन ये है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। अब वो सब चीजें तो नहीं दे सकते जनरल चीजें देने के लिए न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी। सिर्फ आप तो मून साइन सन साइन आपने ये सुना होगा। सन साइन और मून साइन क्या होते हैं? देखिए जैसे हमने अभी बात की थी कि हम स्काई को इमेजिन कर रहे हैं 360 डिग्री में, 30 डिग्री में हमने डिवाइड कर दिया उसको इमेजिनरी सर्कल को। अब जब हमें सन वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे 30 डिग्री में दिख रहा है तो उसका हमने नाम दिया हुआ 30 डिग्री का। फॉर एग्जांपल वो एरीज 30 डिग्री है, फिर वो टॉरस 30 डिग्री में जा रहा है, ठीक है। तो जिस 30 डिग्री में जा रहा है वो उस एरिया का हमने नाम दिया हुआ है, वो ज़ोडिएक साइन होता है। अब सन जब हमें उस पर्टिकुलर 30 डिग्री में दिख रहा है अर्थ से तो उस साइन में हो गया, तो वो सन साइन हो गया। मून जब हमें उस साइन में दिख रहा है तो वो मून साइन हो गया। और जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं वो कौन सा साइन होता है? देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन बेस्ड होती है, ओके, और वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज मून साइन बेस्ड, which is more precise. and the ones we read in the newspapers are उसमें कुछ अपने यहाँ पे सन साइन से देते हैं, कुछ मून साइन से देते हैं। तो ये तो कहीं पे होता ही नहीं है कि सन साइन कहाँ पे लिखा है, मून साइन। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूँ, विद्या का बाजारीकरण है, ऑथेंटिक चीज नहीं है। और अगर ऑथेंटिक चीज जाननी हो तो सन साइन पता होना चाहिए। आपकी पर्सनल कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी, सिर्फ साइन से भी कुछ नहीं होगा। पर्सनल कंसल्टेशन इज अनदर टॉपिक कि आजकल ऐसा बहुत ज्यादा, जैसे आपने बोला बाजारीकरण हो रखा है, वैसा है कि ऑनलाइन भी और इवन ऑफलाइन भी कि बहुत ही सारा चंक ऑफ पीपल है इंटरेस्टेड इनटू एस्ट्रोलॉजी। कुछ लोग आज भी छुप छुपा के जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कुछ लोग बता के जाते हैं। बट प्रिसिशन की वैल्यू कैसे पता करी जाए एक एस्ट्रोलॉजर की, और क्या सवाल होने चाहिए मेरे पास जिनके लिए मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है? क्योंकि आजकल बहुत फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, जैसी बात है अपनी। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, और ऑफलाइन चाहिए तो भी आप गूगल करके बड़े आसानी से जा सकते हैं कहीं पे भी। तो पहली चीज क्या सवाल होने चाहिए कि मुझे उनका जवाब जानने की जरूरत भी है अकॉर्डिंग टू द साइंस। मुझे ये लगता है एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बेसिक्स सबको पता होनी चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिससे क्या मैं डे टू डे लाइफ है ना बहुत इजी हो सकती है, बहुत इजी। एक एग्जांपल के तौर पे बताइए कुछ। मैं एकदम रिसेंट केस ही बताता हूँ जो भी दिमाग में है। कि कल मेरे पास कोई आए, उनको ये था वो 1.5 साल से कोई घर लेने का कोशिश कर रहे थे, पर कोई हो नहीं रहा था, हिसाब कहीं बैठ नहीं रहा था, कोई डील नहीं हुई थी उनकी। तो मैंने उनको बोला आप सिर्फ कॉर्नर वाला अगर घर की कहीं बात चल रही है तो सिर्फ वहीं पे कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। इतने टाइम उन्होंने कॉर्नर वाले घर के कहीं उनका डील आ ही नहीं बात कर। अब उन्होंने इंटेंशनली कॉर्नर वाले घर से ढूंढने चालू किया, उनके बात की, उनकी डील फिक्स हो गई। क्योंकि आपको पता था कि वो कॉर्नर हाउस, क्योंकि उनका चार्ट था उसमें कॉम्बिनेशन था। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि देखिए साइंस है तो डेटा पर चलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। ओके, हम सबके पास घर में कुंडली पड़ी होती है, बिल्कुल। जो सबसे ऊपर जो बीच में जो बॉक्स बना होता है उसको एक बार 1 मान लीजिए, नंबर्स हटा दीजिए, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं सब हटा दीजिए नंबर्स अगर उसमें, ओके। उस जो सबसे ऊपर बीच में जो बॉक्स है उसको 1 मान लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज गिनिए, वो 1, नेक्स्ट इज 2, देन 3, देन 4, ठीक है। जो 4th नंबर का बॉक्स है ना उसमें किसी के क के ऊपर मात्रा के लिखा है या के ई लिखा है इंग्लिश में, which represents केतु। ओके। अब आप देख लीजिएगा उस इंसान का जन्म या तो कॉर्नर प्लॉट पे हुआ होगा या वो अपनी जिंदगी में कॉर्नर प्लॉट पे जाके रहेगा। पूरी जिंदगी रहेगा? ये पूरी जिंदगी की छोटी नहीं है बट वो रहेगा। उसके लिए और पैरामीटर्स होते हैं, ओके, कितना टाइम रहेगा कितना रहेगा। मैं आपको जनरल डेटा दे रहा हूँ। ये चीज
आप देखिएगा मोर देन 90% काम करेगी। 10% का स्कोप मैं अभी भी अपने पास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि और चीजें रोल प्ले करेगी। मैंने अभी सबकी कुंडली नहीं देखी है, वो अगर जनरलाइज बात करनी है तो मुझे इतना स्कोप छोड़ना पड़ेगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बैठे हुए सब अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं, जिसके ये मिल जाए ना वो आप देख लीजिए। कोई छोटा बच्चा अगर ये देख रहा है, थोड़ा एज में कम है, तो हो सकता है घर के मुखिया का ज्यादा प्रभाव आ रहा हो। जैसे उसका प्रभाव बढ़ेगा वो चीज कॉर्नर में चेंज हो जाएगी, या फिर उसके बर्थ के टाइम पे कॉर्नर पैदा होगा। And what are the questions I should seek answers for? देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हमें आता है, जैसे ये क्वेश्चन था उनके लिए 1.5 साल से प्रॉब्लम थी, जिनके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो ये इसलिए उन्होंने कंसल्ट कर लिया। बट अगर बेसिक्स पता हो हमें तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी हमारी थोड़ी इजी हो जाती है। बाकी फिर भी मुझे लगता है कि आपको जाना है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो लाइफ के, कोई इलनेस, कोई बीमारी हो, वहाँ आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई प्रोफेशन वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, अब वहाँ पे बिल्कुल आप सलाह ले सकते हैं एक ज्योतिषी से। प्रॉब्लम बस ये आती है कि ज्योतिषी कितना जानकार है वो आपको कैसे पता रहेगा। फिर उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको बेसिक्स पता हो तो आप आइडिया लगा पाओगे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कई बार हमको कोई प्रॉब्लम, इलनेस भी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं बैठता हिसाब, तो फिर हम दूसरे के पास जाते हैं। तो हमको भी नहीं पता ना कि डॉक्टर कितनी पकड़ है कितनी नहीं है, इसके थ्रू हमारा इलाज होगा या नहीं होगा। सेम ज्योतिषी के साथ है। तो आपको अगर नॉलेज है थोड़ी तो आप जज कर सकते हो कि ये ज्योतिषी ठीक है या नहीं। क्योंकि बात ज्योतिषियों पे चल रही है अभी, साथ ही में मैं इंसान यूजर्स की बात करना चाहूंगा कि आजकल लोगों का गो टू चीज बन गई है एस्ट्रोलॉजी। वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? कि यू कैन आस्क एनीथिंग। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि जितनी मेरी आपसे बात हुई कि आप मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हो, तो क्या मैं हर सवाल का जवाब आपसे मांगते रहूं? नहीं, मेरे ख्याल से इंसान तो ऐसे मतलब दिक्कत में आ जाएगा अगर बिल्कुल ही हर चीज करता रहेगा। पर मुझे ये लगता है कि हर इंसान के पास, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते थे, वैसे हर इंसान को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना चाहिए अपनी लाइफ में। और वो एक ही होना चाहिए। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर की उसकी खोज खत्म हो जाए तो बिल्कुल होना चाहिए। ओके। तो फिर जब भी उसको कोई प्रॉब्लम है आप उनसे कंसल्ट करो, जिनको आपको समझ आ चुके कि उनकी पकड़ है उस विषय पर, उनसे आप कंसल्ट करो। बहुत ज्यादा छोटी चीजों के लिए मत करो, बाकी चीजों के लिए आप कर सकते हो। एक ऋषियों ने हमारे हेल्प के लिए ही टूल डेवलप किया है, तो वी शुड यूज इट। भविष्य हमारी चार्ट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल, काफी हद तक। तो उसे डेस्टिनी भी बोल सकते हैं काफी हद तक। तो अगर वो कुछ लिखा हुआ है चार्ट में, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ? फिर मैं बोलूंगा काफी हद तक। ओके। कारण ये है उसका, देखिए कर्म की थ्योरी पे चलता है ज्योतिष पूरा। हम देखते हैं एक लाइफ में, पर ज्योतिष सब्जेक्ट देखता है मल्टीपल लाइफ थ्योरी पे। क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि नेचर बायस्ड हो सकती है। कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर पैदा हो रहा है, कोई बाय बर्थ बीमार पैदा हो रहा है, कोई स्वस्थ पैदा हो रहा है, ये भेदभाव नेचर नहीं करती। नेचर के पास कुछ सब पहले से फिक्स है, सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए। सब पहले से फिक्स नहीं है। कर्म बेस्ड जब चीजें चलती हैं तो कर्मों को भी हमारे शास्त्रों में डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे हम कर्म करते हैं तो हमारे मानस कर्म आता है, सबसे पहले हमारी सोच आती है, तो वो भी कर्म है। फिर क्रियामान होते हैं, फिर हम करते हैं इस तरह से। तो वैसे एक संचित कर्म होता है जो कर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट लाइफ में, तो वो जो स्टोर हो जाते हैं जो कर्म, उनका तो हिसाब करना पड़ेगा ना पूरा, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो इसलिए कोई नेचुरली राजा के घर पैदा हो रहा है, कोई नेचुरली रंग के घर पैदा हो रहा है, क्योंकि वो संचित कर्म। पर अभी उसके क्रियामान और मनस कर्म भी आएंगे इस जन्म के, वो बदलाव बिल्कुल कर सकता है। पर जो संचित है वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए 100% फिक्स नहीं है, पर किसी के लिए हो सकता है 10% फिक्स हो, किसी के लिए हो सकता है 90% फिक्स हो। डिपेंड कर रहा है उसके संचित में कितना स्टोर है और वो प्रेजेंट में कितने कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा कर्म प्रधान होना ही समझदारी है। और इस जन्म का भाग्य भी आप देखिए, चाहे अच्छा है या बुरा है,
पिछले जन्म के कर्म ही तो बने, तो इवेंचुअली तो कर्म ही आगे रहेगा हमेशा। इसलिए कर्म को ही ज्योतिष में प्राथमिकता दी गई है। और आपके हिसाब से और कितना डीप हम एंटर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी? देखिए एंडलेस है ये चीजें, मतलब आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड आई विल बी स्टूडेंट फॉरएवर ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अंत नहीं है इन चीजों का, अंतहीन चीजें हैं। तो क्या कुछ लोग होते हैं ऐसे कि दे आर स्कैर्ड ऑफ पंडित्स और ज्योतिषीज की, यार ये कुछ या तो ये कुछ बता देगा गलत या फिर ये कुछ गलत कर देगा, क्या करना संभव है गलत? देखिए एक मान लीजिए केवमैन हो, मैं नहीं जानता कि फायर जैसी कोई चीज होती है, आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आके माचिस जला रहे हैं, मैं आपसे मेरे बहुत चांसेस हैं कि मैं डर जाऊं आपसे। तो मैं नहीं जानता अगर, तो मैं डर सकता हूँ, अगर मैं जानता हूँ तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज है। बेसिकली सबको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। देखिए ये ऐसा नहीं होता कि हर इंसान हर सब्जेक्ट जानने लग जाए, ऐसे दुनिया नहीं चल सकती। पर अगर आप जान पाए, थोड़ा बहुत भी जान पाए, तो आपके लिए यूजफुल टूल बहुत है ये। और नहीं जान पाए तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, बस इतनी सी बात है। जैसे हमारा शरीर हमारा है, सिस्टम हमारा है, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए फायदा है। पर हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, इसलिए हम डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं। सेम इसमें। तो जैसे आपने बताया कि हम जान सकते हैं और हमें या तो हम नॉलेज रख लें या फिर हम किसी को सीख कर ले गाइडेंस, तो आपके हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे डील करना चाहिए एक डरे हुए इंसान से? या फिर इस फील्ड में मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जो कि काफी कम है ऑफ कोर्स, बट लोग अपनी एजुकेशन पास ऑन नहीं करते हैं, तो ये सबके साथ होता है या फिर कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जो अपनी एजुकेशन पास ऑन करने से डरे? कि जैसे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स को अभी भी वो माना जाता है कि ये लोग काफी ग्रीक साइंस समझे हुए लोग हैं, तो ये लोग पास करेंगे अपनी एजुकेशन। बट एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर दोनों ही लोगों को पुराने चाहिए होते हैं। अब लोग डॉक्टर्स फिर भी नए रेफर कर लेते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए लोगों होता है यार एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मैं नहीं मानूंगा इसकी बात। देखिए जो नॉलेज पास ऑन करने की बात है, ये सही बात है। मतलब ये प्रॉब्लम मुझे भी दिखी थी अपनी जर्नी में, और कारण इसका एस्ट्रोलॉजर्स नहीं सब है। आप देखिए क्या कोई डॉक्टर फ्री में डॉक्टरी पढ़ाएगा किसी को? कोई इंजीनियर फ्री में इंजीनियरिंग पढ़ाएगा किसी को? पर एस्ट्रोलॉजर से उम्मीद की जाएगी कि वो फ्री में अपनी पूरी नॉलेज, अपनी मेहनत पास ऑन कर दे। बात समझिए, पहले ये होता था, पहले का युग अलग था। अब उसको अपना घर चलाने, उसके ऊपर अपनी मंडेन लाइफ की जिम्मेदारियां हैं, तो उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले एक राज दरबार में एक ज्योतिषी होता था, तो राजा उसका ध्यान रख रहा था, राज्य उसका ध्यान रखता था। ज्योतिषी के पास जाते थे तो कुछ लेके जाते थे, कुछ फल या आहार, कुछ वो सब लेके जाते थे, कुछ दक्षिणा होती थी। तो पहले ध्यान रखा जाता था उस बात का। अब सबको हर चीज फ्री में चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है वो बात, क्योंकि किसी का वो प्रोफेशन है। तो एंड इफ यू आर नॉट पेइंग राइट फॉर दैट, तो वो पास ऑन होना मुश्किल है ही, दिक्कत आएगी। पहली चीज तो ये कि क्या बिना चार्ट देखे बताया जा सकता है कुछ भी किसी के भी बारे में? देखिए अगर आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं, और वो कोई जादू नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी के पास गए, उसने आपको देख के बोल दिया कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। कैसे बोला उसने आपको? उसने तो टेस्ट किया नहीं कोई, पर उसने पढ़ाई की है, वो जानता है। आपके नेल्स पे उसको व्हाइट स्पॉट दिख गया, उसने ऑब्जर्व करके बोल दिया। उसको किसी की स्किन ऑयली दिख गई, उसने बोल दिया जिंक की कमी है। उसने पढ़ाई की है ना, तो उसको सिम्टम्स पता है उस चीज के, वहां से कनेक्ट कर पाएगा। तो वही एक एस्ट्रोलॉजर के साथ भी है। हमें अगर किसी के व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, हमें किसी के ऑयली स्किन दिख रही है, तो हम भी समझ रहे हैं जिंक की कमी है, पर हमारा तरीका अलग है, उसको हमारी अप्रोच अलग है। हम उसको क्या बोलेंगे कि आपका मंगल खराब हो रहा है,
हम उसको ये बोलेंगे। भाषा शैली का फर्क है। मंगल खराब होने से क्या मतलब है? अब एक्चुअली आप मार्स पे देखेंगे ना तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जिंक अवेलेबल है वहां पे। जिंक मून पे भी अवेलेबल है बट इन आइसोटोप फॉर्म। आइसोटोप इज नॉट स्टेबल, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल। तो बट जो मार्स पे है वो स्टेबल फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब आप बोलेंगे मार्स पे जिंक है, मंगल खराब है, उससे हमको थोड़ा जिंक मिल जाएगा। पर क्या होता है कि जब ये सब्जेक्ट लिखा गया तो उसमें इस तरह से लिखा गया कि मंगल में ये चीजें आती हैं, शनि में ये चीजें आती हैं, तो रेमेडीज भी एस्ट्रोलॉजर उसी हिसाब से बताते हैं। फ्रूट्स हैं जैसे मान लीजिए, तो पोमेग्रेनेट अनार मंगल में आता है, ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक ज्योतिषी क्या बोलेगा? हनुमान जी को अनार चढ़ाना स्टार्ट करिए। क्यों बोलेगा? उसको मान लो आपका दिख रहा है इम्यूनिटी वीक है या किसी बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ ढंग से नहीं हो रहा है, उसको दिख रहा है कि जिंक की कमी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मंगल कहीं ना कहीं खराब है, तुम इसको मंगल के उपाय बता दो। अब वो मंगल का उपाय करेगा, अनार हनुमान जी के चढ़ाना स्टार्ट करेगा, तो प्रसाद जब हम कोई चढ़ाते हैं तो खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो उसका हमने उसको बोल दिया इतने दिनों के लिए अनार चढ़ाओ। अब रोज उसका अनार का इंटेक होना चालू हो गया, अनार में जिंक अच्छा होता है। हमने गुड़ से चीजें जोड़ दी, गुड़ इंटेक बढ़ा दो, गुड़ खाना स्टार्ट करो इतने दिन तक लगातार, खाली मुंह थोड़ा सा तक गुड़ खाओ, गुड़ में आयरन होता है। तो हर चीजें ना ग्रहों से जुड़ी है। भाषा शैली का फर्क है, कोडिंग अलग तरह की है बस। तो हमें वो लैंग्वेज पढ़ नहीं आती है, इसलिए ज्योतिषी है बस। बेसिकली ज्योतिषी एनकोडर्स का काम करते हैं। आप देखिए ना, ज्योतिष में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैथ्स के बिना ज्योतिष नहीं है, बायोलॉजी के बिना ज्योतिष नहीं है, फिजिक्स के बिना ज्योतिष नहीं है, केमिस्ट्री के बिना ज्योतिष नहीं है। तो एक ज्योतिष के लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो चीज, आप देखा जाए तो उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं। ये आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमको लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन को लगेगा, वो इतना रिलेट नहीं कर पाएगा इन चीजों से कि यार क्या चीज किस लिए बताई जा रही है। उनके लिए ये एक बहुत ही वेग सी बात होती है कि अच्छा मेरी तबीयत सही हो जाएगी अगर मैं गाय को रोटी खिला दूंगा। बट उसके पीछे की साइंस नहीं समझते लोग शायद, और क्या उन्हें समझने की जरूरत है? समझने की जरूरत तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए हमको किसी चीज के लिए इग्नोरेंट होना तो हम हो सकते हैं, पर उसमें लॉस किसका है? केवमैन नहीं मान रहेगा, आदि मानव नहीं जानना चाहता आपके बारे में, ना जाने, लॉस किसका है? उस आदि मानव का ही है। जरूरत है नहीं है, ये तो हमको सोचना है कि हम अपना उत्थान करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, खुद को फायदा पहुंचाना चाहते हैं नहीं चाहते। और आपके हिसाब से अभी वर्ल्ड लेवल पे एस्ट्रोलॉजी की क्या वैल्यू है? क्या लोग एस्ट्रोलॉजी से सीख करते हैं? जनरली लोग मंडेन प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स सीख करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मुझे ये लगता है कि प्रिडिक्टिव पार्ट तो एक छोटा सा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत मोटी चीज बताती है इससे, कि जिया कैसे जाए, जिया कैसे जाए कि आप मोक्ष तक पहुंचे। इतनी बड़ी बात करती है वो, सिर्फ एक लाइफ की बात नहीं करती। वो ये तक बताती है कि इस टाइम पे जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, आगे जो होना है ना उसका सोल्यूशन क्या है, प्रायश्चित क्या। आप ये एक बात देखिए, आयुर्वेद आता है उन 18 विद्याओं में जो वेद में, बिल्कुल हमने भी बात की। अब आयुर्वेद से जुड़े बहुत बड़े बाबा हैं, गुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे भी सुर्खियों में वो दिन, वो सीधा मंच पे बोलते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये पाखंड है, ये ढोंग है। वो एक वेद का एक पार्ट पे उनका चल रहा है काम, वेद के दूसरे पार्ट को वो डिनाई कर रहे हैं। आयुर्वेद में ना सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि औषधि ये है, ये भी बताया जाता कि सेवन कब करो उस औषधि का, किस नक्षत्र में इस औषधि का सेवन करने पर ज्यादा लाभ होगा, ये आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये क्या निकला? मुहूर्त। मुहूर्त किसका पार्ट है? ज्योतिष का। बात वही, हम सेलेक्टिवली चाइल्ड पिकिंग कर लेते हैं बस, कि हमें ये अच्छा लग रहा है तो हमने ये ले लिया, जैसे कि हमारे धर्मों में हो रहा है कि कोई चीज हमें अच्छी लगी तो मान ली, बाकी धर्मों को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। आयुर्वेदा भी ज्योतिष से कनेक्टेड है। बिल्कुल, एवरी साइंस इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही है, आप बायोलॉजी को कर सकते हैं, आपकी क्या बायोलॉजी में केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रही है?
हर साइंस इंटरकनेक्टेड होती है, हर साइंस। और क्या अब क्योंकि बात ज्योतिष से थोड़ी और आगे बढ़ चुकी है, मल्टीपल लाइफ थ्योरी पे बात है, तो क्या मेरा आज का चार्ट मेरे सारे चार्ट्स का एक सॉल्यूशन भी है कि मैंने अब तक जितना किया वो उसका रिपोर्ट कार्ड है, प्लस मेरे अभी के मार्क्स? मार्क्स कहना गलत होगा। सी, all an astrologer can see are interpretations, and if it does not do anything to alter them, then that will become facts. तो हम संभावनाएं देखते, वो संभावनाएं फैक्ट्स बन जाएंगी अगर उसके लिए कुछ नहीं किया गया तो। प्राथमिकता कर्म की ही है।